नमस्कार साथियों, देव विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड LT 2024 में यूनिट सेकंड जो पार्ट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो उसमें पर्सनैलिटी एक टॉपिक है, आपने देखा होगा। तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण 50 MCQ लेके आए हैं। तो ये 50 MCQ आपकी तैयारी को जो है एक अच्छा मुकाम देंगे, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि पर्सनैलिटी से संबंधित आपको क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी शब्द निम्न में से किस भाषा के मूल से लिया गया है? तो जो पर्सनैलिटी शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट आंसर दिया गया है तो मैं 4 ऑप्शन नहीं बोलूँगा, सीधा मैं आंसर पर जो डिस्कशन करूँगा। तो पर्सनैलिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। आपको पता है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। आपने इसे अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब एक ही परिभाषा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति प्राप्त होने वाले उसके अभूतपूर्व अभियोजन का निर्णय करते हैं। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी गई है? तो देखो, मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन कहने वाले होते हैं जी ऑलपोर्ट। तो जी ऑलपोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले उसके अभूतपूर्व अभियोजन का निर्णय करते हैं। तो ये परिभाषा है जी ऑलपोर्ट की। बढ़ते हैं आगे। संगठित चरित्र व्यक्तित्व के किस शील गुणों में से एक है? जो संगठित चरित्र व्यक्तित्व के निम्न में से शील गुणों में से किसका परिचायक है? तो इसका सही आंसर है स्थिरता, अस्थिरता। तो स्थिरता और अस्थिरता अपने आप में वो शील गुण है जिसके द्वारा संगठित चरित्र के व्यक्तित्व जो है अपने आप में पता चलता है। इसी प्रकार से व्यक्तित्व के प्रकार जो टाइप सिद्धांत है के अनुसार व्यक्तित्व निम्न में से किस पर आधारित है? तो टाइप थ्योरी जो है प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार पर जो है आधारित होता है। मनोवैज्ञानिक कैटल ने ज्ञान प्रकार शील गुणों को निम्न में से किस प्रकार का माना है? जो कैटल हैं उन्होंने जो ज्ञान प्रकार के शील गुण हैं उन्हें किस प्रकार का माना है? तो इसका है स्रोत शील गुण माना है। जो कैटल ने जो शील गुणों को स्रोत शील गुण माना है। इसी प्रकार कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण निम्न में से किस प्रकार के हैं? सामान्य हैं, अपूर्व हैं। तो यानी कि ए और बी इसका सही आंसर है, नहीं सामान्य भी अपूर्व। तो आपने कैटल का सुना होगा 16 PF दे रखे हैं, पर्सनैलिटी फैक्टर दे रखे हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता था कि 16 PF यानी 16 PF जो शील गुण हैं वो किसने दिए हैं? तो वो आंसर उसका कैटल सही आंसर होता है। तो इसका आंसर होगा ए एवं बी दोनों। यानी कि कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण निम्नलिखित में से किस प्रकार के? सामान्य भी हैं और अपूर्व भी। अगला क्वेश्चन है, बालकों के व्यक्तित्व को मापने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तो प्रक्षेपण विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा बालकों के व्यक्तित्व को मापना जाता है बहुत अच्छे तरीके से। यानी बेस्ट तरीका अगर आप देखेंगे तो प्रक्षेपण विधि ही है जिसके द्वारा बालक के व्यक्तित्व को मापा जाता है। बाकी और विधियां भी हैं, लेकिन ये अपने आप में उतनी पूर्ण नहीं है जितनी की प्रक्षेपण विधि है। इसी प्रकार से व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन का निर्धारक कहने का तात्पर्य क्या है? जो व्यक्तित्व है उसको पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन का निर्धारक कहने का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर है व्यक्तित्व अपने अपने ढंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के विभिन्न घटक या शील गुण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व के इस उपागम या अप्रोच को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति के विभिन्न घटक जो कंपोनेंट या शील गुण जिसे ट्रेट कहते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व के इस उपागम अप्रोच को किस नाम से जाना जाता है? तो इस अप्रोच को जाना जाता है गत्यात्मक उपागम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रेसमन ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? तो क्रेसमन ने 4 वर्गों में व्यक्तित्व को बांटा हुआ है। इसी प्रकार से एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक रूप में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर है सेल्डन। तो सेल्डन ने 3 टाइप से जो है व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है, जिसमें एंडोमॉर्फिक है, मेसोमॉर्फिक है और एक्टोमॉर्फिक है। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली कौन सी कारक हैं? तो ये कारक हैं अनुवांशिक। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये किस प्रकार यानी कैसे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं और ये कहाँ से प्रभावित करती है? तो अनुवांशिक गुण है जिसके द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, वेशभूषा, रहन सहन, आहार
धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व को के कैसे निर्धारक हैं? ये हैं सांस्कृतिक। यानी जैसे आपको पता है वेशभूषा है, रहन सहन है, आहार है, क्या चीज़ खा रहे हैं, धर्म क्या है, भाषा क्या है, रीति रिवाज क्या है, तो ये सभी आपस में संस्कृति से संबंधित होती है। तो सही आंसर इसका सांस्कृतिक होगा। अगला क्वेश्चन है, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? जो मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का जो निर्माण किया था वो किया था हाथवे एवं मैककिनले ने। जो हाथवे और मैककिनले हैं उन्होंने मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, शाही धब्बा परीक्षण मूलतः किसने बनाया था? तो ये बनाया था रोर्सा ने। तो शाही धब्बा परीक्षण मूलतः रोर्सा द्वारा बनाया गया था। इसी प्रकार से लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या होता है? तो पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत व्यक्तित्व का दिया था बेंडोरा और वाल्टर ने। तो बेंडोरा और वाल्टर वो लोग हैं जिन्होंने व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है? जो नहीं है बोला है तो सिस्टीन पीएफ परीक्षण अपने आप में व्यक्तित्व का प्रक्षेपी नहीं है या प्रक्षेपी विधि के में आता है। कैटल ने जो दिया था सिस्टीन पीएफ परीक्षण, ये अप्रक्षेपी विधि है, जबकि रोसा शाही धब्बा परीक्षण, टीएटी और शब्द साचारी परीक्षण अपने आप में प्रक्षेपी परीक्षण है। तो अप्रक्षेपी कौन है? सिस्टीन पीएफ परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप किस प्रकार का स्वरूप है? ये स्वरूप है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप अपने आप में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है। सिस्टीन पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? जो कैटल ने सिस्टीन पीएफ दिया था वो उससे जो है व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो अपने आप में टॉपिक ही व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व का ही मापन करेगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त तो शब्द साचारी परीक्षण विधि का प्रयोग कार्ल जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो 1910 में व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साचारी परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा 1910 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रोर्सा शाही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किसने किया था? तो रोर्सा शाही धब्बा नाम से स्पष्ट है कि हरमन रोर्सा ने ही इसका जो है सबसे पहले इस्तेमाल किया था। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, किस प्रकार की अवस्था है व्यक्तित्व? तो अधिगम एवं वृद्धि अपने आप में व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण उनका व्यवहार होता है। आपने देखा होगा जो बहिर्मुखी होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो उनमें जो है अपने आप में सामाजिकता का गुण भी होता है और वो आसानी से मित्र भी अपने बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किस चीज़ का? पर्यावरण का, जीवन का, प्रकृति के साथ। यानी व्यक्तित्व अपने आप में पर्यावरण के साथ भी जो है समायोजन कर लेता है, जीवन के साथ समायोजन कर लेता है और प्रकृति के साथ समायोजन कर लेता है। तो अपने आप में ये सभी आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। जो व्यक्तित्व विकास की अवस्था अपने आप में अधिगम एवं वृद्धि से है। अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो शुरू से ही बालक के व्यक्तित्व की नींव पड़ जाती है, यानी कि बचपन से ही हम कह सकते हैं, बचपन से कह सकते हैं। और अब बचपन अपने आप में सहसावस्था भी बचपन में आ जाता है। अब गर्भकालीन अवस्था तो आएगा नहीं और सहसावस्था बचपन में आ जाता है तो लगभग ज़्यादा एप्रोप्रिएट सी आप कर सकते हैं। सहसावस्था भी कह सकते हैं, सहसावस्था में भी थोड़ा थोड़ा व्यक्तित्व जो है आना शुरू हो जाता है। तो बचपन में की अवस्था में व्यक्तित्व की नींव की अवस्था पढ़नी शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं? तो कैसे भिन्न होता है, कैसे पता चलेगा? तो उनकी मजबूत भावनाएं होंगी, एक की मजबूत होंगी, एक की कमज़ोर होंगी, एक की पसंदगी और नापसंदगी से आप जो पता करेंगे कि बहिर्मुखी विद्यार्थी और अंतर्मुखी विद्यार्थी किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अभूतपूर्व रूप से समायोजन को निर्धारण करता है। व्यक्तित्व की भाषा दी है ऑलपोर्ट ने। तो सिंपल है, ये तो बहुत बार ये मान के चलो अगर कभी परिभाषा पूछी जाएगी एग्जाम में तो ये ही परिभाषा व्यक्तित्व से ज़्यादा आती है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन होता है जो वातावरण के साथ उसके अभूतपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो ये ऑलपोर्ट की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन का शाही धब्बा परीक्षण है अपने आप में प्रक्षेपण परीक्षण। तो प्रक्षेपी परीक्षण है व्यक्तित्व मापन का शाही धब्बा परीक्षण। इसी प्रकार एक बालक के व्यक्तित्व के मापन के सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ
विधि है, तो कौन सी? प्रक्षेपी विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? आनुवंशिकता भी करता है, वातावरण भी करता है अपने आप में, तो सभी आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में 10 मशीलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? यानी 10 स्याही धब्बे होते हैं, तो नाम से स्पष्ट होता है रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण में लगभग 16 मशीलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो भूमिका होती है वो लगभग नाम मात्र की होती है। अगला प्रश्न है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, तो ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ईगो सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट दिया था, अगर सभी में अपने आप में संतुलन की अवस्था है तो अपने आप में एक संतुलित व्यक्तित्व उस व्यक्ति का होता है। व्यक्तित्व को समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया है, किसने दिया था? व्यक्तित्व का समाजशास्त्री सिद्धांत दिया था, समाज यानी कुल मिला के सामाजिकता के आधार पर जो व्यक्तित्व को बांटने वाले थे वो थे स्प्रेंजर। तो स्प्रेंजर द्वारा व्यक्ति जो है जिसमें अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और जो है अपने आप में उभयमुखी जो व्यक्तित्व का निर्धारण इसके अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है? प्रक्षेपी तकनीक है। जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है व्यक्तित्व के मापने की एक प्रक्षेपी तकनीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो अपने आप में कौन सी प्रक्षेपण नहीं है? व्यक्तिगत अध्ययन अपने आप में प्रक्षेपण तकनीक नहीं है, जबकि खेल तकनीक, शब्द साचारी परीक्षण और चित्र साचारी परीक्षण अपने आप में प्रक्षेपण तकनीक होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये सही आंसर इसका कार्ल यूंग। तो या कार्ल यूंग भी बोलते हैं, कहीं जूंग भी बोलते हैं, जूंग भी लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना। तो कार्ल यूंग या कार्ल जूंग द्वारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो इसका आंसर है क्रेसमर। तो क्रेसमर ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन है, क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया था? तो क्रेसमर ने क्रिस्काई, सुडोलकाई और गोलकाई, यानी जहाँ काई आएगा तो क्रेसमर ने इसका मतलब वो दिया ही दिया है, तो ये सभी आंसर इसके सही होंगे। जो काई लास्ट में आप देखेंगे क्रिस्काई, सुडोलकाई, गोलकाई, तो ये सही आंसर इसका क्रेसमर होगा। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भिन्न है? यानी कि कौन? TAT 16PF, डॉक्टर ए मैन परीक्षण और रेवेने का परीक्षण। तो अपने आप में TAT 16PF और डॉ ए मैन परीक्षण ये अपने आप में एक तरीके परीक्षण है, और रेवन का परीक्षण अपने आप में अलग तरीके का परीक्षण है। तो भिन्न परीक्षण है रेवन का परीक्षण। ये जो है प्रक्षेपी विधि है और ये अप्रक्षेपी विधि है। जो बाकी के 3 अप्रक्षेपी हैं और ये प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, रोरसाक इंक ब्लॉट टेस्ट किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यक्तित्व मापन के लिए। जो रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण है वो व्यक्तित्व मापन के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से भिन्न है? तो अपने आप में तीनों से भिन्न है। TAT क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्राई एमएन टेस्ट, तो इसमें 16PF अपने आप में अलग है, बाकी तीनों अपने एक तरीके के टेस्ट हैं। TAT किसके द्वारा बनाया गया? तो जो TAT परीक्षण है इसको बनाने वाले मुरे थे, तो मुरे द्वारा TAT परीक्षण बनाया गया था। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण किस में होता है? तो किसके द्वारा होता है? परिस्थितियों के द्वारा होता है। जो अपने आप में जो हमारे मूल्य होता है जिनमें होने के लिए इड भी दे रखा है, इड भी उन्हीं ने दे रखा है, ईगो भी उन्होंने दे रखा है और सुपर ईगो भी उन्होंने दे रखा है। लेकिन ये कह रहा है, ये क्वेश्चन अलग है, ये कह रहा है क्योंकि ये तीनों चीज़ें तो फ्रायड ने दे रखी है, लेकिन वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण जो है जो समाज में जो परिस्थितियाँ हैं उनके द्वारा ही होता है, जिनके अंतर्गत इड, ईगो और सुपर ईगोज में जो है अपनी अलग अलग अवस्थाओं में रहते हैं, और व्यक्ति जब तक इनमें संतुलन की अवस्था नहीं बना पाता है तब तक उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध यानी TAT परीक्षण का विकास किया गया था मुरे द्वारा, अभी क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है,
अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है कार्ल युंग या कार्ल जुंग द्वारा। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, किसके अनुसार इदम, अहम और प्राहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? तो ये देने वाले हैं सिगमंड फ्रायड। तो अपने आप में इन्होंने एक विशेष जो अपनी थ्योरी दी थी, जिनके अनुसार, जिसे मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे व्यक्तित्व से संबंधित 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से जो है व्यक्तित्व से संबंधित जो टॉपिक है उसकी तैयारी हो जाएगी इनसे। अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम इसमें डिटेल वीडियो बनाएंगे प्रॉपर। फिलहाल हमारा जो है पहला टारगेट होगा कि 5 की 5 यूनिट का जो हम पूरा मैटर आपको प्रोवाइड करा दें। तो तब तक मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।